कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है, तो फ्रॉडस्टर इज़ वेरी मच अवेयर्ड कि उसको जल्दी से पैसा निकाले, नहीं तो क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो लोग भी सुन रहे हैं हाँ, कि हाँ। क्या सिस्टम चल रहा हाँ, है। हाँ। तो वो चाहेंगे कि वो 10 मिनट में आपका अकाउंट खाली कर दें। अगर आपने 1 घंटे के अंदर कंप्लेन कर लिया, आधे घंटे के अंदर कर लिया, हुँ। तो आपके पैसे के बचने की संभावना है, उसके होल्ड होने की संभावना है, वापस आने की संभावना है, कई गुना ज़्यादा है। और बशर्ते अगर कि आप अगर 24 घंटे की बात कर रहे हैं, और 10 अगर घंटे की पैसा बात निकल गया मेरा तो अकाउंट से, फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो पैसा जब निकल जाता है, तो फिर तो वही चीज़ें हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, गैंग पकड़ा जाएगा, तो फिर आएगा। मुझे ये बताइए, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ। पिछले दिनों मैं गाँव गया था। बिहार में एक अलग लेवल की फ्रॉड चल रहा है इसमें अगर आप देखेंगे तो, और वो है गाँव की ज़मीन पर टावर लगाने वाला। ये बहुत पुराना है। अच्छा। ये मोडस ऑपरेंडी जो है, ये बहुत पुराना है, कई सालों से चल रहा है। अच्छा, ये अभी भी चल और रहा है ये लेकिन अलग-अलग तरीके से फिर से आ जाता है। अखबारों में इसको लेकर के ऐड पहले छपता है। अखबारों में ऐड छपता था, अभी भी छपता है? अभी भी छपता है। हाँ। अखबार कई बार आप देखेंगे कि अखबार नीचे में डिस्क्लेमर भी देते हैं। हाँ, वो डिस्क्लेमर तो देते हैं, हाँ। लेकिन गाँव देहात में आदमी को नहीं। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, हाँ। तो अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। नमस्कार, मेरा नाम है विकास कुमार और ये लोकमत हिंदी की पॉडकास्ट सीरीज है और इसमें आपका स्वागत है। आज इस पॉडकास्ट सीरीज में हम आपको अगले 1 घंटे के अंदर बताएंगे कि एक आईपीएस ऑफिसर की जिंदगी क्या होती है, एक पुलिस अधिकारी की जिंदगी क्या होती है और खास तौर पे बिहार में तैनात एक अधिकारी की जिंदगी क्या होती है और खास तौर पे जब वो अधिकारी लंबे समय तक साइबर अपराध से जूझ रहा हो, साइबर अपराध को कैसे कर्व किया जाए इसको लेकर के कोशिशें कर रहा हो, रणनीति बना रहा हो, तो वो कैसे काम करता है। और इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आईपीएस अधिकारी सुशील कुमार जी हमारे स्टूडियो में है। नमस्कार सुशील जी। ये हमारा पॉडकास्ट सेटअप है। अभी कुछ देर तक हम लोग बातचीत करेंगे। आपका 1 घंटा मैं लूंगा इस बातचीत में। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि दिल्ली अभी आप आए हैं, हम लोग दिल्ली के अपने स्टूडियो में बातचीत कर रहे हैं। क्या पर्पस था, अगर आप बता सकें, पटना से दिल्ली? मैं कुछ ऑफिशियल काम से आया था और हम्म। यहाँ आपको पता है कि नया आपराधिक कानून लागू होने आया है, तो हम्म। उसी के संबंध में एक सरकारी कार्य था, ट्रेनिंग थी। हम्म। मैं उसी में आया था और काम होता रहता है हम लोग का सरकारी, तो आना पड़ता है। पड़ता रहता है। तो ये जो नया कानून लागू हो रहा है, तो जैसे आप लोगों की ट्रेनिंग यहाँ हो रही है, जो वरीय पदाधिकारी है, जो सीनियर अधिकारी हैं, उनकी ट्रेनिंग यहाँ दिल्ली में हो रही है। फिर ये आगे कैसे आप लोग इसको बढ़ाएंगे अपने ये राज्य में? सभी जितने भी आईओज हैं, अनुसंधानकर्ता जिनको कहते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सबको धीरे-धीरे ट्रेन किया जाएगा, वही अच्छा। प्लानिंग है। लंबी प्रक्रिया है ये? लंबी प्रक्रिया और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि कानून नए तरीके से लागू हो रहे हैं, हाँ। बदल रहे हैं, हाँ। तो जो भी नई चीज़ें आई हैं, उसको लोग अपने ऑफिसर्स तक तो पहुंचाना ही होगा, क्योंकि पुराने कानून 100 साल से पुराना था और वो बदल रहा है, तो और जो पुराने केसेज हैं वो पुराने कानून के हिसाब से ही चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जो भी अभी के आईओ हैं, उनको दोनों केसेस दोनों कानूनों की समझ रखनी पड़ेगी। तो जब तक ये कानून पुराने वाले के केसेस खत्म ना हो जाते हैं, हाँ। तब तक दोनों कानूनों को समझना होगा। तो मान लीजिए जैसे संसद से तो कानून पास हो गया है और कानून बन चुका है, तो अब मुझे ये समझाइए, अगर मैं बिल्कुल सामान्य आदमी के तौर पे पूछूं कि आज की तारीख में अगर कोई घटना होती है, घटना हो ही रही है, जब हम ये बात कर रहे हैं तो तमाम घटनाएं हो रही हैं, तो वो मामले पुराने कानून में दर्ज हो रहे हैं या नए वाले में दर्ज होने शुरू हो गए? जून 2024 तक अच्छा। जितनी घटनाएं होंगी सब पुराने कानून में दर्ज होंगे, ओके। और 1 जुलाई 2024 से सब नए कानून में दर्ज होंगे। जो पुराने कानून में दर्ज मामले होंगे, उनकी पूरी प्रक्रिया अनुसंधान की पुराने कानूनों के हिसाब से चलेगी। अच्छा। और नए मामलों की नए कानूनों के हिसाब से। एक पुलिस अधिकारी के तौर पे अगर आप बता सकें, जो पुराना कानून था हमारा, जिसपे बहुत बात चलती थी कि बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का है, और जो नया कानून अभी बना है जिसकी ट्रेनिंग आप लेकर के आए हैं, अपने अधिकारियों को ट्रेनिंग देंगे, क्या कुछ डिफरेंसेस हैं पुलिस अधिकारी के तौर पे, आपको क्या लग रहा है? दुनिया भर में जब भी सोसाइटी आगे बढ़ती है, समय के साथ कानूनों का रिव्यू होता रहता है और उसके हिसाब से उस समय के समाज की ज़रूरतों के हिसाब से कानून लागू किए जाते हैं। तो ये वही एक प्रक्रिया, एक सामान्य सी प्रक्रिया है जो सभी कानूनों में होती रहती है। देश के, दुनिया के सभी देशों में भी ये होता है, वही प्रक्रिया है। और इसमें अब चूँकि नए तरीके से बहुत तरह के अपराध हो रहे हैं और उनको सॉल्व करने के नए-नए तरीके आ रहे हैं, पूरा डिजिटाइजेशन हो गया है और हर आदमी के पास एक कैमरा है मोबाइल के रूप में। जी। तो इस लिहाज से कानूनों को नए रूप में लाना मुझे लगता है ज़रूरी था, इसलिए ये लाया गया।
चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। अभी आपने हमारी जब बातचीत हुई इस इंटरव्यू से पहले, तो आपने ये जानकारी दी कि अभी 2-3 हफ्ते पहले आपका जो ट्रांसफर है वो बिहार पुलिस अकादमी में हुआ है। उसके पहले जो आर्थिक अपराध इकाई है बिहार पुलिस की, उसमें आप तैनात थे बतौर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि बिहार पुलिस अकादमी जो है, इसमें आपकी तैनाती हुई है, आप योगदान देंगे, क्या है ये अकादमी, कैसे काम करता है? बिहार पुलिस अकादमी में जो हमारे बेसिक कोर्स हैं सब इंस्पेक्टर के, डीएसपी के, वो होते हैं। अच्छा। और उनका जो 1 साल का कैडेट ट्रेनिंग है और जो उनको कानूनों की पढ़ाई होती है वो सब वहीं होती है। तो स्टेट की एकेडमी है और वहाँ जो रिक्रूट्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग दे के उनको पुलिस ऑफिसर के रूप में भेजा जाता है। जैसे एक लड़का अगर मान लीजिए उसने बीपीएससी की परीक्षा पास कर ली है, वो दरोगा बन गया है, या फिर वो और उससे ऊपर किसी पोस्ट पे अगर तैनाती होती है, डायरेक्ट तो मुझे नहीं पता, बन गया, वो आता है आपकी अकादमी में, तो वहाँ उसकी फिजिकल ट्रेनिंग भी होती होगी, पढ़ाई लिखाई भी होती होगी, सब था? जी, दोनों होती है। फिजिकल ट्रेनिंग भी होती है और पढ़ाई लिखाई भी होती है, सभी कानूनों की। मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, क्योंकि मैनेजेरियल पोस्ट हो जाता है आपको, आप एक यूनिट को लीड करते होते हैं, तो उस लिहाज से भी होती है। हमारे जो स्टेट के अपने पुलिस मैनुअल्स हैं उनकी पढ़ाई होती है, ये सारी चीजें होती हैं। और दौड़ भाग कितने घंटे होती है? एक्सरसाइज, पीटी, 4-4.5 घंटे का फिजिकल रोज डेली, 4 से 5 घंटे डेली, और 5 घंटे की पढ़ाई। अच्छा, 10 घंटे का पूरा शेड्यूल रहता है दिन भर। तो बिहार पुलिस अकादमी में आप जाएंगे और वहां जो काम करेंगे उसके बारे में आगे हमारी बातचीत होगी, लेकिन जहां आप थे अभी तक, जो आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस की, बहुत ही दिलचस्प जगह। वहां जब आपसे मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी, हम एक कॉल सेंटर में मिले थे जो पटना में है। उस कॉल सेंटर के बारे में थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, साइबर अपराध जिस तरह से तेजी से बढ़े हैं, तो उसके लिए नेशनल साइबर क्राइम के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था सरकार ने, जो पहले 6 डिजिट का था, अब वो 4 डिजिट का है। पिछले 2 साल पहले उसको 1930 करके एक 4 डिजिट का हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ठीक है। उसके तहत सभी राज्य के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, सभी राज्यों के, उनको इसके साथ टैग किया गया था और पब्लिक को ये सुविधा दी गई थी कि आप सीधे उसको उस 1930 पे कॉल कर सकते हैं। और स्टेट हेडक्वार्टर में जो नोडल एजेंसीज हैं, जैसे हमारे यहाँ आर्थिक अपराध इकाई है, क्योंकि साइबर अपराध से संबंधित मामले उसी के अंदर आते थे, तो उनको नोडल एजेंसी बनाया गया और उनको ये जिम्मा दिया गया कि आपको ये कॉल सेंटर चलाना है। तो हमारे नए डीजीपी साहब आप जब आए तो उन्होंने, और ज़रूरत भी थी, तो हमारे कॉल सेंटर को 30 लाइन का कॉल सेंटर किया गया और 24 घंटे वो कॉल सेंटर चलने लगा। अच्छा। तो उसके पहले हम बहुत पीछे थे, हम 5 से 10% के बीच में कॉल ले पाते थे। अब हम 100% कॉल लेते हैं और हर महीने औसतन 1 लाख से ज़्यादा कॉल्स आते हैं। अच्छा। नहीं, लेकिन ये जैसे कॉल सेंटर, जी, कॉल सेंटर में लोग बैठे हुए हैं, अगर वो विजुअल भी हम अपने स्क्रीन पे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए कि कॉल सेंटर में जो जवान तैनात हैं, जिन्होंने कान में बिल्कुल हेडफोन लगाया हुआ है, सामने एक कंप्यूटर, उनकी भी ट्रेनिंग हुई होगी? जी हाँ, क्योंकि वो तो सामान्य प्रक्रिया से आए होंगे, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए वो ट्रेंड नहीं रहे होंगे। उनकी ट्रेनिंग स्पेशल हुई थी। अच्छा। और कई राउंड्स की ट्रेनिंग उनकी हो चुकी है। इसके अलावा हम लोगों ने, जब तक मैं वहाँ था, तो हम लोगों ने थानों में भी जो हमारे लोग हैं, जो, क्योंकि ये कनेक्टेड है थानों से, और उसमें नोडल इकाई भले ही आर्थिक अपराध इकाई है, लेकिन जो मामले दर्ज होने वो थानों में होने, तो उनको भी जानकारी होनी चाहिए कि ये प्रक्रिया क्या है और किस तरह से मामले दर्ज होते हैं। तो उनकी भी करीब 1700 लोगों की ट्रेनिंग अलग से कराई गई थी, हर थाने में 2-2 लोगों की। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है और जितने नए इसमें डेवलपमेंट्स होंगे, कुछ नई चीज़ें जुड़ेंगी और भी सुविधाएं लोगों को दी जाएगी, तो वो सारी चीज़ें। अब जैसे मैं एक एग्जांपल से, एक उदाहरण से समझते हैं इसको थोड़ा और अच्छे से। जैसे मान लीजिए कि मैं बिहार के किसी जिले में रहता हूँ, मेरे साथ कुछ साइबर ठगी हो गई, ठीक है? तो जो आपने कॉल सेंटर नंबर बताया वो तो नेशनल नंबर है, टोल फ्री नंबर है, मैंने उस पर डायल किया, फिर वो फोन कहाँ जाएगा, फिर आप लोग उस पर क्या कार्रवाई करते थे, थोड़ा विस्तार से, ताकि लोग समझें और उन्हें भरोसा जगे। आप जैसे बिहार के किसी जिले में या किसी एक शहर में आप रह रहे हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही कॉल करेंगे तो वो ऑटो डिटेक्टेड है और वो सीधे पटना के कॉल सेंटर पे चला जाएगा, वहीं उठेगा फोन, उठेगा वहीं पे, ठीक है? और वो 24 घंटे चूंकि काम करता है, तो वहाँ कोई ना कोई इसको उठाएगा। और वहाँ जब उठाएगा तो आपका जो इशू है, आपका जो प्रॉब्लम है, आपके साथ जो साइबर अपराध हुआ है,
उसके माध्यम से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। हाँ। जैसे 3-4 तरीके से उसमें काम किया जी जाता है। जी। जैसे आपने कोई उसके लिए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है हाँ। एनसीआरपी का, हाँ। और उसमें cybercrime.gov.in पर जाकर आप अपनी शिकायतें साइबर अपराध से संबंधित दर्ज करा सकते हैं। हाँ। किसी फर्ज कीजिए किसी आदमी ने शिकायत दर्ज कराई, उसको अपना अपडेट लेना है, हाँ। हमारी शिकायत पे क्या एक्शन हुआ, हाँ। तो वो उस कॉल सेंटर पे कॉल करेगा, उसको उसका अपडेट मिल जाता है। अच्छा। दूसरा, ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत टेक सेवी नहीं है, जो वेबसाइट पे नहीं जा सकते, खुद से नहीं दर्ज तो करा सकते। उनमें उनसे कंसेंट लेके हमारे जो वहाँ लोग अधिकारी होते हैं, हाँ। डिप्यूटेड हैं, वो उनका एप्लीकेशन और उनका जो कंप्लेन है वो भी भर देते हैं। हाँ। और इसके साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो ये है कि अब उनके पैसे रुकवाने वाली बात है, क्योंकि हाँ। जब ट्रांजैक्शन चलता रहता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन, हाँ। तो वो कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह। तो जैसे ही अपराध रिपोर्ट हो जाता है, तो उस पोर्टल के साथ देश के सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग बैंक्स, जितने पब्लिक पेमेंट और प्राइवेट पेमेंट ऐप्स हैं, जैसे ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, सब उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा। सबके नोडल ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं। ओके। नोडल ऑफिसर्स जुड़े हुए हैं, और जैसे ही कोई चीज़ रेज होती है, कोई कंप्लेंट रेज होता है, तो उसमें जो ट्रांजैक्शन अगर उस पूरे बकेट में रहता है, अगर वो पैसा किसी ने विड्रॉ नहीं किया है, तो कोशिश ये होती है कि वो होल्ड करा दिया जाए। तो अभी पिछले साल का ये फिगर मैं बता रहा हूँ कि अराउंड 100 रुपये में से 11 रुपये होल्ड हो रहे हैं, 11 से 12 रुपये। तो ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, और होल्ड करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास हो चुका है एक साल में, पिछले साल का ये आंकड़ा। लेकिन इसको और थोड़ा सा तोड़ते हैं और थोड़ा सिंपल बनाते हैं। मैंने कॉल किया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, आपके अधिकारी ने फोन उठाया, उसने मुझसे पूछा कि क्या क्या हुआ है बताइए, मैंने सारी जानकारी दी, उसने मेरा कंप्लेंट दर्ज कर लिया। दर्ज करने के बाद कैसे आपको पता चला कि ये किस बैंक से हुआ, क्या हुआ, फिर कितनी जल्दी वो होल्ड होगा, क्योंकि इसमें जितनी जल्दी कार्रवाई होगी, हाँ, वो सेकंड्स में हो जाता है। मैं बताऊं आपको, मैंने आपको पहले ही बताया, आपने शायद गौर किया होगा, हाँ। कि जितने बैंक्स और ये हैं सबकी नोडल ऑफिस है जिसके साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक ऑटो अलर्ट जनरेट होता है जैसे ही वो कंप्लेंट लॉन्च होता है, और जैसे ही कंप्लेंट करने वाले ये इस आदमी के इस नंबर से, इस अकाउंट नंबर से, जो 12, 14, 17 नंबर का अकाउंट नंबर होता है, इस अकाउंट नंबर से ये पैसा निकला है। तो वो जैसे ही होता है, तो एनपीसीआई का नाम आपने सुना होगा, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो उसके लिए मॉनिटरिंग का काम करती है, और उसके थ्रू वो संबंधित बैंक को तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाता है। और ये बैंक की जवाबदेही है कि बैंक के पास अगर वो पैसा आया हुआ रहता है, मान लिया कि आपका बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मैं बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉय हूँ, अगर किसी फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन में स्टेट बैंक के आपके अकाउंट से आप विक्टिम हैं, आपका पैसा अगर मेरे बैंक के किसी भी ब्रांच के किसी भी नंबर में गया है, तो जैसे ही ये अलर्ट जनरेट होगा, वो तुरंत पैसा होल्ड कराने की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। बैंक की। इसमें 1930 के लोग क्या करते हैं कि भी एडिशनली एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ ये करने के लिए कि वहाँ से जैसे ही जब हो जाता है, तो वहाँ जो हमारा स्टाफ बैठा रहता है, वो उसको तुरंत बैंक को मेल कर देता है। तो दोनों चीजें, कंप्लेंट दर्ज करते हैं उसने मेल कर देता है, वो तुरंत आता रहता है पोर्टल पे, चूंकि एक्सेस है सब, तो वो मेल कर देता है कि ये पैसा इस अकाउंट से इस अकाउंट में गया। ठीक है, जिस अकाउंट में पैसा गया है उस रिसिपिएंट बैंक को मेल हो जाता है, उसके नोडल ऑफिसर को, और वो पैसा होल्ड हो जाता है। अब एक नया तरीका भी देखने को आया है, कुछ जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो अकाउंट में नहीं डलवाते हैं, वो सामान खरीद लेते हैं। ये भी होता है। तो ये भी होता है। तो उस केस में क्या है कि उस केस में फ्लिपकार्ट है या बाकी जो भी है, जो ई कॉमर्स के जितने साइट्स हैं, वो भी रहते हैं, वो भी उसके साथ जुड़े हुए हैं, और उनको भी मिल जाता है। उनकी भी जिम्मेदारी है, अगर पैसा या कोई सामान उन्होंने डिलीवर नहीं किया है, दे होल्ड इट। तो ये मल्टी लेवल, और मतलब आप, तो चलिए, मेरा पैसा आप लोगों ने बहुत तत्परता से काम किया, होल्ड हो गया। अब मैं क्या, कब मिलेगा मुझे? मूल्य का जैसे बता रहा हूँ। अब हमारे यहाँ स्टेट में जो है कि उसको बैंक में आपका जब एफआईआर भी हो जाता है, उसके बाद कंप्लेंट होगा, उसके बाद आपका एफआईआर होगा। इसके लिए बिहार में सभी जिलों में एक एक पुलिस थाने साइबर के लिए स्पेशली खोले गए। अच्छा। जो पिछले साल 9 जून से कार्यरत है। कितने पुलिस? 44 थाने। 44 थाने, हाँ। 40 जिले हैं और 4 पुलिस के जो रेल के जिले हैं, 44 जगहों पे ये साइबर थाने हैं। अच्छा। और जो आपका पेरेंटल पुलिस स्टेशन है, जिस एरिया में आप रिजाइड करते हैं, वहाँ भी केसेज होते हैं। तो आपका जब केस हो जाएगा रजिस्टर, उसके बाद आप एक, जैसे आपका पैसा होल्ड होगा, तो आपको मैसेज जाएगा कि आपका इतना पैसा होल्ड हो गया।
ओके। ठीक है, यू गेट द मैसेज हम्म। थ्रू मेल एंड मैसेजेस। उसके बाद आप जो है अनुसंधानकर्ता जो है, जो आईओ है, उसको एक रिक्वेजिशन देंगे कि हमारा ये पैसा होल्ड है, हमको वापस दिलाया जाए। देन द आईओ विल राइट इट टू द कोर्ट, क्योंकि एफआईआर होगा तो कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में फिर परमिशन लेके आईओ उसका वेरिफिकेशन कराती है। कोर्ट वेरिफिकेशन करके आईओ, कोर्ट में तो बहुत समय लगता होगा। मुझे लगता है कि अभी तो 1.5 से 2 महीने 3 महीने तक लगता है, अच्छा। लेकिन धीरे धीरे ये प्रक्रिया भी सरल हो रही है, और उम्मीद है कि आने वाले समय में और कम समय में ये हो जाएगा। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ, आपको पता चले, तो आपको तुरंत उसमें रजिस्टर करना चाहिए। लेकिन सुशील जी ये बताइए, जैसे आपने खुद ही कहा कि अगर 100 रुपए का फ्रॉड हो रहा है तो मैं 11 रुपए भी होल्ड कर पाया, तो आपको नहीं लगता ये बहुत छोटी रकम है? छोटी रकम इसलिए भी है क्योंकि इसमें गोल्डन आवर का प्रिंसिपल है। क्या है वो आपके गोल्डन आवर? साथ गोल्डन आवर का प्रिंसिपल यही है कि आपके साथ अगर कोई फ्रॉड होता है तो फ्रॉडस्टर इज़ वेरी मच अवेयर कि उसको जल्दी से पैसा निकाले, नहीं तो, क्योंकि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये वो लोग भी सुन रहे हैं हाँ, कि क्या सिस्टम चल रहा है, तो वो चाहेंगे कि वो 10 मिनट में आपका अकाउंट खाली कर दें, पैसा खाली कर दें। उनके अकाउंट में आपका काम है कि आप कितनी जल्दी इसको कर रहे हैं, कंप्लेन कितनी जल्दी इसीलिए गोल्डन आवर के, मतलब जैसे एक्सीडेंट में भी है ना कि गोल्डन आवर का कंसेप्ट है कि 1 घंटे के अंदर आदमी पहुंच गया तो उसके बचने की संभावनाएं कई गुना ज़्यादा होती हैं। तो इसमें भी वही है, अगर आपने 1 घंटे के अंदर कंप्लेंट कर लिया, आधे घंटे के अंदर कर लिया, तो आपके पैसे के बचने की संभावना है, उसके होल्ड होने की संभावना है, वापस आने की संभावना है कई गुना ज़्यादा है, बशर्ते कि आप अगर 24 घंटे के बाद कर रहे हैं। और अगर पैसा निकल गया मेरा तो अकाउंट से, फिर क्या होगा? देखिए, फिर तो पैसा जब निकल जाता है तो फिर तो वही चीज़ें हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, गैंग पकड़ा जाएगा, तो फिर आएगा। उसमें भी हम लोगों ने कुछ पैसे बैंक से कई लोगों के लौटाए। अच्छा, गैंग पकड़ने के बाद? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 2018 में हम लोगों ने एक केस था, उसमें पटना पाटलिपुत्रा थाने का एक ऐसा ही केस था, एक सरकारी ऑफिसर के साथ ऐसा हुआ था, और जो गैंगस्टर था, जो गैंग का मेन आदमी था, वो नाइजीरियन था। अच्छा। ओह। उसको हम लोगों ने दिल्ली से पकड़ा था, और उसके बाद वो सब म्यूल अकाउंट्स चलाते हैं ये लोग। म्यूल अकाउंट्स आर द सच अकाउंट्स जिसमें कि बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में आपने सुना होगा कि जो वो बहुत सारे छोटे जनधन योजना का या बाकी कोई ऐसा अकाउंट है, वो अकाउंट ये खरीद लेते हैं, भाड़े पे ले लेते हैं कि तुमको हम 5,000 या 10,000 रुपये महीने देंगे, तुमको कुछ नहीं करना है, तुम अपना एटीएम और पासबुक मुझे दे दो और कोड दे दो, और उसके थ्रू ये पूरा का पूरा ऑपरेट करते हैं। तो उसमें उन म्यूल अकाउंट्स में भी कुछ पैसे थे, करीब 8 लाख रुपए, वो भी हम लोगों ने वापस कराया। तो ये है बट लंबी प्रक्रिया है, लेकिन मैंने वही बताया ना आपको, सबसे आसान यही है, आपको जैसे ही पता चले आप तुरंत कंप्लेन करिए। सबसे पहले आपको अपने घर में बैठे कर सकते हैं, 24 घंटे की फैसिलिटी हो गई, रात में 2 बजे भी आप करेंगे तो आदमी फोन उठाएगा। सबसे जरूरी है कि जो टोल फ्री नंबर है वो लोग नोट करके रखें, 1930 1930 इसको नोट करके रखें और तुरंत करें। मुझे ये बताइए, मैं भी बिहार का रहने वाला हूँ, पिछले दिनों मैं गांव गया था। बिहार में एक अलग लेवल की फ्रॉड चल रहा है इसमें, अगर आप देखेंगे तो, और वो है गांव की जमीन पर टावर लगाने वाला। ये बहुत पुराना है। अच्छा। ये मोडस ऑपरेंडी जो है, ये बहुत पुराना है, कई सालों से चल रहा है। अच्छा, ये अभी भी चल रहा है? ये अलग अलग तरीके से फिर से आ जाता है। अखबारों में इसको लेकर के ऐड, पहले अखबारों में ऐड छपता था, अभी भी छपता है? अभी भी छपता है। अखबार कई बार आप देखेंगे कि अखबार नीचे में डिस्क्लेमर भी देते हैं। हाँ, वो डिस्क्लेमर तो देते हैं, लेकिन गांव देहात में आदमी को लेकिन लोग समझते नहीं है। तो अवेयरनेस इसमें सबसे बड़ी चीज है। देखिए, इसमें क्या है, किसी भी तरह के फ्रॉड के मामले में 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको अवेयरनेस नहीं है और आपका जो ग्रीड है, अगर आप उस कंट्रोल में नहीं रखिएगा तो आपके ठगे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नहीं, ये समझने वाली बात है कि बिहार में जब मुझे किसी ने भी कहा था कि देखो ऐसा है, और मुझसे मेरी किसी से बात हो रही है, और वो, तो मैंने उससे पूछा था, मैंने कि आपके गांव में आपकी जमीन पे वो लगा रहा है, 15,000 देगा लगाने का भाड़ा, फिर आपको नौकरी देगा, उसका 15,000 देगा, और बाइक भी देगा। मैंने कहा ऐसा कौन करता है? बिजली भी आपका फ्री में देगा। हाँ, फ्री में देगा। तो ये लोगों को भी समझना चाहिए कि ये जाल में फंसाया जा रहा है। लेकिन वो जो टावर वाला मामला है, उसको एकदम खत्म नहीं किया जा सकता अखबारों पे दबाव डाल के। ये आप लोगों ने कोशिश की थी क्या? देखिए, इसको लेकर तो कई बार अवेयरनेस कैंपेन चले हैं और ये चीजें हुई हैं, क्योंकि अगर अखबारों के विज्ञापन की जहाँ तक बात है तो उनकी अपनी पॉलिसी है, जो वो हमारे सीधे कंट्रोल में नहीं है। वो जो IPRD डिपार्टमेंट है वो तय करता है उनका सब कुछ। तो उसमें क्या है कि वो अब पहले दिन कोई आदमी अगर एडवर्टीजमेंट दे रहा है, अगर उसके खिलाफ पहले से कोई कंप्लेन नहीं है तो उसको हम गलत कैसे मान सकते हैं। अखबारों के साथ ये बात है।
और कई बार एडवाइजरीज गई हैं इसके लिए भी। अच्छा। तो भाई अखबारों में अगर कोई ऐसा आता है तो आप उसको वेरीफाई कर लीजिए, साइट्स पे जाकर। अब मैं क्या कहूँ, जैसे अब डेबिट कार्ड मतलब सॉरी क्रेडिट कार्ड्स हैं, उसको लेकर फ्रॉड्स बहुत सारे हैं। जैसे क्या होता तो वो क्रेडिट कार्ड के फ्रॉड करने वाले, फ्रॉड के शिकार होने वाले लोग वो लोग हैं जो खुद को बहुत टेक सेवी समझते हैं। हाँ। क्योंकि क्रेडिट कार्ड वही इस्तेमाल करता है, वो समझता है कि हम सेकंड लेयर थर्ड लेयर के आदमी, हमारे पास हमको जानकारियाँ हैं, हाँ, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, वही आदमी करेगा। तो क्या होता है उसमें, आप गए कहीं मॉल में या कहीं भी गए, आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती हैं कि आप लीजिए, इसमें ये है, आप 75,000 रुपया 80,000 रुपये का है, उसमें आपको ये बोनस मिलेगा, दुनिया भर के उसमें ऑफर होगा। हाँ। आदमी उसके चक्कर में पड़ जाता है। मैंने बताया शुरू में कि ग्रीड वाला जो मामला है, अब आप लेकर आए तो वो उसके बाद आप उसके साइट पर जाने की कोशिश करते हैं, कहीं कोई ऐसा इशू आ जाता है कि हम उसको नहीं लॉगिन कर पा रहे हैं या क्रेडिट एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी। तो एक्टिवेशन के समय में आप क्या करते हैं कि जैसे ही एक्टिवेशन के लिए सोचते हैं कि चलो देख लेते हैं, हेल्पलाइन से पता कर लेते हैं कैसे जल्दी एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि आपको जल्दी है उसको चलाने की। तो आप जैसे ही जाते हैं तो पता चला कि वो फ्रॉड एक वेबसाइट है, फर्जी वेबसाइट है, उसमें एक कॉल के लिए एक नंबर डाला हुआ है, मतलब हेल्पलाइन नंबर, आप उसके चक्कर में पड़ गए। वो क्रेडिट कार्ड कंपनी ही फर्जी है? क्रेडिट कार्ड कंपनी फर्जी नहीं है। अच्छा। उस क्रेडिट कार्ड कंपनी के नाम पर एक फर्जी वेबसाइट बना के गूगल पे चल रहा है। और जब आपने गूगल पे सर्च किया तो पहले वो खुला। क्या है गूगल के साथ, क्या है कि गूगल दो चीज़ें रिकॉग्नाइज करता है और किसी भी ये को सर्च में सबसे ऊपर रखता है। एक तो ये कि उसकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए। तो क्या करता है, कोई फ्रॉडस्टर ने, किसी ने एक फर्जी कंपनी बनाई, 4 लोगों ने अपने 10 लोगों को कहा कि भैया इसको 5 रेटिंग, और तो पैसे देके भी रेटिंग लोग करवाते हैं, और पैसे देके भी रेटिंग कराते हैं, और स्टेट बैंक की रेटिंग कभी आपको 4 से ज़्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे उसमें ऐसे लोग हैं जिनके एक्सपीरियंस है। मेरे साथ एक निजी अनुभव मैं आपसे शेयर, रेटिंग वाली बात, और ये बहुत कायदे की बात है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, आपको बीच में बोलेंगे। मैं यही गाजियाबाद में, जहाँ भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, दिल्ली एनसीआर में रहता था, और मेरे दांत में कुछ दिक्कत हुई थी एक बार, तो मुझे दिखाना था। तो ऑब्वियसली जब आप गांव देहात में रहते हैं तो पूछ लिया, अरे सुशील भाई आपने कहाँ दिखाया था, तो उस डॉक्टर के पास चले गए। यहाँ तो पूछने का ऑप्शन नहीं है, तो आप गूगल पे जाते हैं। मैं गूगल पे गया सुशील जी, और मैंने सर्च किया डेंटल कॉलेज नियर मी। तो आपने बुक किया होगा अपॉइंटमेंट? नहीं, मैंने पहले सर्च किया, मैं वही बता रहा हूँ। तो टॉप के 5 या 10 जो आए मेरे पास, वो सारे प्राइवेट आए। 4.7, 4.2, 4. ये रेटिंग, इस तरीके से। मैं एक दो में गया, मेरे बजट से बाहर उन्होंने चीजें बताई। नॉर्मल सा वो दांत में करवाना था कुछ काम, RTCR या कुछ ऐसा कहते हैं, वो था। मैं आ गया घर, मैंने कहा कि ये तो अभी नहीं करवा पाऊंगा, देखता हूँ। फिर मेरा दोस्त एक यहाँ आसपास कहीं रहता था, मैंने उससे ऐसी बात हो रही थी, मैंने पूछ दिया, तो उसने कहा तुम्हारे घर के 15 मिनट की दूरी पे एक सेमी गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है। अच्छा, जाओ, वहाँ फ्री में है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गया वहाँ, और मेरा सारा इलाज फ्री में हुआ, मतलब मुझे लगता है 500 रुपए में वो सारा काम हो गया, जिसके लिए वो 25,000 रुपए बता रहे थे। तो उस कॉलेज की कहीं रेटिंग नहीं थी गूगल पे। मैं वही बता रहा हूँ, रेटिंग वाला तो ये खेल है। और दूसरा ये है कि एक तो कि रेटिंग कर दिया, दूसरा ये कि एडवर्टीजमेंट जो कंपनियां देती हैं गूगल को, वो भी वो ऊपर दिखाते हैं। हाँ, ठीक है। तो इसके चक्कर में आप जैसे ही खोला आपने, मान लिया कि आरबीएल बैंक का कोई आपके पास ये आ गया, आपने जैसे कि आरबीएल बैंक का ये साइट देखा, हेल्पलाइन नंबर, तो पता चला कि आरबीएल का एक हेल्पलाइन नंबर मिला आपको, और जब आपने उसको ये किया, आप उसके चक्कर में पड़ गए, आपका सारा पैसा चला गया। तो ये है। तो अब आप बताइए, जो पढ़े लिखे लोग इस तरह से शिकार हो रहे हैं, और इसको लेकर लगातार कैंपेन्स चल रहे हैं। मैं देखता हूँ मुहिम तो चलती रहती है, अखबारों में ऐड देना, सोशल मीडिया पे भी, हैंडल्स पे। इसी तरह से जो हमारा IPRD का नेटवर्क है, या बाकी सब जगहों पे हम लोग जा के फेसबुक लाइव के माध्यम से अलग अलग तरीके से हम लोग कोशिश करते हैं। एक दूसरी परेशानी ये है, बिहार की अगर बात करें, या बिहार ही क्यों, बाकी जो अपने 2nd टियर 3rd टियर सिटी और गांव है उसकी बात करें, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंशनधारी हैं, जिनकी एक एज हो गई है, उनके पास भी डेबिट कार्ड है। मेरे पास अनुभव है कि वो डेबिट कार्ड डर से इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ये सच्चाई है ना? तो अगर मैं आपसे कहूँ, हाँ प्लीज। नहीं, आप पूरा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पे अगर आप उनको बताना चाहें कि भाई आप इस्तेमाल करिए, लेकिन इन 3-4 चीजों का ध्यान रखिए, तो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो डेबिट कार्ड का इस्तेमाल आप ATM पे जाके करते हैं, तो जो हालांकि अब ये शहरी इलाकों में कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी ऐसे इंस्टेंसेस जाते हैं
कि वो क्या करता है कि क्लोन करा देता है। क्लोनिंग आपने सुना होगा। तो उसमें क्या करता है कि आपका ये जो है एटीएम जो है, और जब जाते हैं तो उसको आप जाइए तो पहले देख लीजिए कि उसमें ये है कि नहीं है। कैसे देखेगा आम आदमी? नहीं, हाथ से तो चेक कर सकते हैं ना, ढीला है उसका जो स्लॉट है उसको। अच्छा, जहाँ कार्ड लगाते हैं। हाँ, तो सबसे पहली सावधानी तो आप वो कर लीजिए, चेक कर लीजिए, ठीक है। और ऐसा किसमें होता है, सुनसान वाले एटीएम्स में ज़्यादा होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि जो ज़्यादा ये हैं बिजी मार्केट वाले हैं, वहाँ जाके लीजिए। तो ये देख लीजिए। दूसरा ये कि वहाँ पर कई बार क्या होता है कि पुराने लोगों को वो करता क्या है कि च्युइंगम वगैरह लगा देता है, जो एकदम मतलब क्रूड मेथड है वो मैं बता रहा हूँ। च्युइंगम वगैरह लगा देता है ताकि आपका जो है उसमें जाके फंस जाए, ठीक है, कार्ड। अच्छा, तो फंस जाएगा और पीछे एक आदमी कोई खड़ा रहेगा कि क्या हो गया अंकल, आपका क्यों नहीं कार्ड लग रहा है, और वो कार्ड चेंज कर देता है। आपके कार्ड से वो करेगा क्या कि वो कहेगा नहीं नहीं लग रहा है, आपको कोई दूसरा कार्ड दे देगा। उतनी देर में आपका वो पासवर्ड समझ लेगा या आपसे पूछ लेगा कि पासवर्ड क्या लाइए, तो मैं आपका मदद चेक करने कर के देता हूँ। नाम पे ये सब होता है। तो ये सब बहुत क्रूड मेथड है, लेकिन ये अभी चल रहा है। तो ये तो हो गई डेबिट कार्ड से सुरक्षा की बात आपने बताई। एक मैं और देख रहा था, क्योंकि हम लोग साइबर क्राइम पे इसलिए बातचीत ज्यादा कर रहे हैं कि ये भी एक अवेयरनेस का ही पार्ट हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं वो, मैं भी एक बार ठगते ठगते बचा था, तो वो एक अलग कहानी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत लोग करते हैं, और आज की तारीख में तो गाँव में भी लोगों के पास तमाम सोशल मीडिया चैनल्स हैं, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। वो साइबर क्राइम के दंदल में न फंसे कोई, क्या एक दो सावधानी रखनी चाहिए सुशील जी? अगर कोई गांव में रह के या कहीं भी रह के, गांव शहर कहीं भी रह के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है, मेल है, फीमेल है, एजेड है, क्या सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, या जहां से भी ऐसी धोखाधड़ी ज्यादा होती होगी, तो उस पर क्या? देखिए, सबसे पहली चीजें तो ये हैं कि उसमें आप अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन कम से कम डालिए। जैसे लोग लिखते हैं कि जैसे ही करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं उसमें डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ लिखने के पीछे जो मेंटालिटी है वो ये है कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब ग्रीटिंग्स आए बर्थडे की, ठीक है। इसके अलावा आप कहीं जाते हैं, कहीं टूर पे जाते हैं, तो वो फोटोज आप खूब डालते हैं जगह के साथ, अभी मैं यहाँ जियो टैगिंग करके। तो अगला जो है, जो फ्रॉडस्टर है, वो समझ जाता है आपकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग, समझ जाता है आपके बाकी चीज़ों को। तो वो क्या है ना, वो उसके एनालिसिस करता है और देखता है। फिर वो आपका प्रोफाइल अगर है तो आपके दोस्तों को भी देख रहा है वो कि आपके फ्रेंड्स में कौन कौन है, ठीक है। तो आप उसमें क्या करिए कि आप जो फ्रेंड की लिस्ट है ना, म्यूचुअल छोड़ के, क्या होता है कि आप कभी कभी ऑल ओपन रखते हैं, तो आप म्यूचुअल को केवल ओपन रखिए, बाकी को आप हाइड कर दीजिए, ताकि सभी फ्रेंड्स की लिस्ट वो नहीं देख पाए, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये छोटी छोटी सावधानियाँ हैं। इसके अलावा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको अपना ऑन रखना चाहिए सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में। इवन आप अगर ईमेल आईडी खोलते हैं उसमें भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये है कि आपका कोई फ़ोन, आपका जैसे ही कोई दूसरा आदमी आपके ये को एक्सेस करने की कोशिश करेगा किसी दूसरे डिवाइस पे, तो उसका OTP जब तक आप नहीं दीजिएगा उसको, वो दूसरे डिवाइस पे नहीं खुलेगा। तो ये सब सामान्य सी सावधानी। लोग आजकल चैटिंग बहुत करते हैं, उसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगर आप अपने किसी प्रियजन से, दोस्त से, बॉयफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड से चैट कर रहे हैं तो देखिए है क्या ना, सबसे पहले तो चैटिंग में आप किसी मित्र से, बॉयफ्रेंड से, किसी पत्नी, अपनी पत्नी से, किसी से भी अगर करते हैं, इसमें आपके ठगे जाने की संभावना नहीं है। आप ठगे कब जाते हैं? जब आप ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाते हैं और उनसे, जिनको और ऑफलाइन नहीं जानते, जिनको आप फिजिकली नहीं जानते हैं, उनके चक्कर में आप पड़ जाते हैं। तो मेरा तो सबसे पहला सुझाव यही रहेगा, अनुरोध रहेगा कि आप उसी को ऑनलाइन फ्रेंड बनाएं अपना फेसबुक पे, जिसको आप फिजिकली जानते हैं। क्योंकि यू नेवर नो कि अगर आप किसी को जानते नहीं हैं, वो कोई पुरुष किसी महिला के नाम से प्रोफाइल बना रखा है या महिला पुरुष के नाम से बना रखा है, तो क्या होता है ना, अपोजिट सेक्स में जल्दी से आदमी का ये होता है, आदमी उसको ज़्यादा फ्रेंड्स बनाने की टेंडेंसी होती है। ये सब साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। तो अब उसका वो इस्तेमाल करते हैं और उसका फ़ायदा उठाते हैं। लड़कियों को कुछ ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत है? लड़कियों को मैंने जो बताया ना वो आपको, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज है जो आप लोगों ने, इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि, सॉरी आवाज ऊंची करने के लिए, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने जब ये इतने सालों तक केस देखे होंगे, तो कुछ मामले आए होंगे आप लोगों के साथ। बहुत मामले, उसके आधार पर मैं आपसे देखिए, मैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए खासतौर से
कि आप अपने पर्सनल फोटोज कम से कम डालिए। अच्छा, पर्सनल फोटोज कम से कम डालिए। हाँ। और अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या कुछ ये हैं, ले लीजिए तो पानी ले कोशिश लीजिए। ये कीजिए कि जो आप फोटोग्राफ्स डालिए तो वो ध्यान रहे और वो मतलब उसको अवॉइड कीजिए, मेरा ये कहना है। क्योंकि अगर कोई आदमी हो सकता है कल आपके साथ उसका संबंध खराब हो जाए तो उसका वो गलत उस फोटो का इस्तेमाल करके ब्लैकमेल कर सकता है किसी तरीके से आपसे कुछ। ये एक सामान्य सा मामला है जो ज्यादातर मामलों में ऐसा सामने आता है कि कोई लड़की का किसी लड़के के साथ, किसी स्त्री का किसी पुरुष के साथ कोई मित्रवत संबंध है और उसका वो नाजायज फायदा अलग अलग कौन से ये करके वो कर रहा है। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। कितने साल रहे आप साइबर सेल में, बिहार पुलिस के? कई बार रहा हूँ और अभी जो रहे 6 साल रहा। 6 साल पिछली बार 2 साल रहा, उसके पहले 3 साल था, उसके पहले 1.5 साल था, तो टोटल 6.5 साल का मेरा। तो आप मुझे ये बताइए कि 6.5 साल में अगर 3 से 4 ऐसे कुछ मामले आपके सामने आए होंगे जिसको देख करके आपका दिमाग ठनक गया होगा कि अरे ये क्या हुआ, है ना? मतलब ये तो यार एकदम तो नया है या एकदम बहुत ही अजीब है ना? किसी भी तरीके से जो आपको हैरान करने वाले कुछ मामले। एक मैं बताऊं आपको कि एक मामला तो ऐसा था कि एक महिला के साथ 83 लाख रुपए की ठगी हुई। वो महिला वाज एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हर हस्बैंड वाज आल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और उसने अपने पति से झूठ बोल बोल के कुछ ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें वो उसकी ये थी, नॉमिनीज थी, और कुछ ये करके उसने वो पैसे अपने अकाउंट से तो दिए ही, अपने पति के भी अकाउंट से दिए। और वो किसको दिए? वही ऑनलाइन फ्रेंडशिप के चक्कर में। उस महिला ने अपना बर्थडे डाला हुआ था और एक मिस्टर, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, मिस्टर एक्स ने कहा कि मैं लंदन में रहता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ और इनसे इनकी दोस्ती हो गई। और उसने कहा कि मैंने आपके लिए, होगी महिला की? सी वाज इन 50s, इसलिए मैं शॉकिंग बोल रहा हूँ। आपने कहा कि उस तरह के बताइए, तो मैं उसलिए बता रहा हूँ 25, 30, 40, 35 तक में ये बहुत कॉमन है। मतलब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ एज पुलिस ऑफिसर, एज ह्यूमन बीइंग, मुझे जो लगा। अब क्या हुआ कि उसने कहा कि ठीक है, तो इन्होंने कहा कि फोटो भेजा कि 1.5 लाख पाउंड का है, 1.5 लाख पाउंड को आप मतलब करेंसी में, इंडियन करेंसी में जोड़ लीजिए कितने का है, तो आपको मैं ये गिफ्ट भेज रहा हूँ और ये आपके लिए मेरी तरफ से बर्थडे गिफ्ट है। एंड शी वाज इन्फैचुएटेड विथ हिज ऑनलाइन। अब ये हो गया। अब उसके बाद उसने इनको ठगना शुरू किया और 80-83 लाख रुपए ले लिया। जब हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें एक और वो आदमी कहीं नहीं था। वो आदमी कहीं नहीं था। वो नाइजीरियंस और इंडियंस के कुछ गैंगस्टर थे जो मिल के ये चला रहे थे, और उसका सेंटर दिल्ली में था। दिल्ली में कहाँ? दिल्ली में ईस्टर्न दिल्ली के इलाके में। एग्जैक्ट मोहल्ले का नाम मैं भी मिस कर रहा हूँ। और उसमें क्या था कि उसमें 2 लड़के जो थे वो मिजोरम के थे, जिनका म्यूल अकाउंट वो यूज कर रहा था। तो इसमें कई तरह के मामले थे। और उसमें जो पैसा म्यूल अकाउंट का, उसमें एक और लेडी थी कलकत्ता की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्प्लॉय थी। नहीं, किसमें थी? गैंग में? इसी में, मैं गैंग में, अभी मैं गैंग मेंबर नहीं बता रहा हूँ, मैं अब आ रहा हूँ वहाँ पे। अच्छा, दूसरे केस में जो पैसा नहीं, उसी केस में जब पैसा कहाँ कहाँ गया ये हम लोगों ने देखा, तो उसमें 17-18 लाख रुपए एक ऐसे अकाउंट में गया था जो एक कलकत्ता की लेडी का अकाउंट था जो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थी। ठीक है, उस लेडी को पहले तो हम लोग मान रहे थे कि वो मेंबर है उस गैंग की। फिर उसकी प्रोफाइलिंग हम लोगों ने की और उसके बाद जब पता लगाया, हमारी टीम गई वहाँ पे, तो पता चला सी वाज आल्सो अ विक्टिम इन द नेम ऑफ, उससे भी पैसा ठगा था इसी तरह से दोस्त बना के, और इस नाम पे कि तुम्हारा पैसा हम वापस कर देंगे, और उसका पैसा वापस कर दिया, उसको उसने अपने टीम में शामिल कर लिया और उसका अकाउंट यूज करता था। और उससे कितना उसके अकाउंट में पैसा जाता था और पैसा निकलता कहाँ था? तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, मेरठ में, कहीं कहीं एटीएम से। तो आप समझ लीजिए कि कितने शातिर लोग हैं और किस तरह से। तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए बहुत सारे बॉक्सेस खुले हुए हैं, इधर जाए, किधर जाए, सामने जाए, कहाँ जाए। कोई और मामला ऐसा ही? देखिए, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुझे सुनने में या आपको बताने में मजा आ रहा है, लोग जो सुनेंगे, अब ये जो केस आपने बताया, अब आप सोचिए उनको विक्टिम खुद ही बाद में वो एक्यूज के साथ चला गया, और समझिए।
बहुत सारे मामले हैं ऐसे, अब कितना मैं गिनाऊं। जैसे एक दो अगर कोई और मामला आपको याद आ रहा हो। अब जैसे एक गैंग है, पिछले साल हम लोगों ने डिटेक्ट किया था। उसका क्या काम था कि वो एक अच्छी फैमिली का लड़का था, ठीक है। अच्छी फैमिली मैं मतलब? सोशल बैकग्राउंड इसलिए डाल रहा हूँ, हाँ। उसकी पटना शहर में बड़ी होलसेल की दुकान थी उसके पिताजी की। अच्छा। तो उस पर भी बैठ के काम कर सकता था, कमा सकता था। उसको ये लत लग गई किसी तरह से, वो इन लोगों के चक्कर में आया और उसमें जामताड़ा के ग्रुप के साथ वो कांटेक्ट में आ गया, ठीक है। तो जामताड़ा के साथ उसका कांटेक्ट हुआ कि 40-60 पे, मतलब तुम अपना बाकी काम करो, हम उसका 40% लेंगे और उसके लिए अकाउंट जुटाना, पैसे खरीद के आपको पहुंचाना, पैसा आपको ट्रांसफर करना है। ये पैसे खरीद के पहुंचे? पैसे से सामान खरीद के। अच्छा। हाँ, पैसे से सोना चांदी खरीद के। इन लोगों ने बहुत सारे मोड्स चेंज कर दिए। अब जैसे ट्रांजैक्शन जब ऑनलाइन पकड़ा जाने लगा तो इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने सोचा कि चलो अब इसका क्या करेंगे कि तुरंत पैसे खरीद लेंगे, कर लेंगे। और उसके बाद तो मैं कैसे बता रहा हूँ, तो हम लोगों को पता चला ऑनलाइन शिकायतें आने लगी कि बहुत सारी ऐसे ऐसे आ रही हैं। तो हम लोगों ने उसको जब ट्रैक किया तो पता चला कि ये पैसा कहाँ गया है। तो उससे पता चला कि पटना का एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान है पटना की, उससे एक टीवी खरीदा गया है इस पैसे से। तो हम लोगों ने अपनी टीम भेजी कि ठीक है टीवी गया कहाँ। दुकानदार से पूछा तो उसने कहा कि ये सर ये टीवी कंकड़बाग के एड्रेस पे गई है। तो वो एड्रेस फर्जी था। तो हमने पूछा कि ठीक है अच्छा बताओ तुम कंकड़बाग में, और कंकड़बाग से सटा हुआ पटना सिटी का इलाका था। बोले कि कौन कौन क्या होता है कि टीवी जब आप लेते हैं तो उसके लिए उसको सेट करने वाला मैकेनिक जो है वो फिक्स्ड होता है हर दुकान का। तो हम लोगों ने टेक्नीशियन का पता कराया। तो टेक्नीशियन ने बोला कि सर ये कंकड़बाग मतलब भूतनाथ रोड का एड्रेस दिया था, लेकिन ये अपना शिफ्ट कराया है वहाँ पे। और उसने मुझे हम लोगों को 2-3 चीज़ें बताई। कहा कि सर ये रात में बुलाया है। तो हम कहे कि दिन में, और कहा कि रात में आओगे तो तुमको एक्स्ट्रा पैसा देंगे, हम दिन में बिजी रहते हैं। तो सर हमको थोड़ा डाउट हुआ। और जब सर उसके घर पे गए हम इसको सेट करने, सोनी का 90,000 का टीवी था, तो सर उसके घर में 70 मोबाइल था, 60-70 मोबाइल हम देखे। केवल उस एक क्लू से हम लोग उस ग्रुप पे पहुंचे। और जब ग्रुप पे पहुंचे तो उसके पास से 15 लाख का सोना मिला जो इसी पैसे से उसने लिया था। और उसको हम लोगों ने पकड़ा कैसे, तो फिर हम लोग उसको ट्रैक करने लगे। तो एक बार वो मिला 7-8 दिन के बाद। वो हर दिन दुकान अपने घर जो वो बंद रखता, क्योंकि अपने घर चला जाता तो यहाँ उसने किराए पे ले रखा। एक स्कूटी दिख गई एक दिन। स्कूटी को हम लोग ने जब ट्रैक किया तो स्कूटी ट्रैक करते करते वो एक दिन पता चला कि वो स्कूटी लेके निकला है पटना के इलाके में। और वो पटना में एक एग्जीबिशन रोड का इलाका है, वहाँ पर 5-6 लड़कियों के साथ दिखा जिनको वो पैसे देने आया था। वो लड़कियां क्या करती थी, वो लड़कियां एम्प्लॉयड थी उसके, उनका काम था नया नया अकाउंट खुलवाना। और लड़कियों को 10,000 रुपये महीना देता था सिर्फ अकाउंट खुलवाने के? केवल खुलवाने। 6 लड़कियों, सबको हम लोगों ने गवाह बनाया फिर। क्योंकि अब अगर आप एक्यूज बनाना चाहो तो किसी को बना सकते हो, बट दे वर डूइंग इट फॉर अर्निंग। तो ये सारी चीजें। तो टॉर्चर करते हैं आप लोग? 3rd डिग्री टॉर्चर? नहीं। कैसे उगलवाते हैं, कैसे? देखिए अब तो है ना जो समय के साथ डिजिटल चीजें आ गई, समय के साथ डिजिटल चीजें जब हो गई हैं, अब आपको जरूरत नहीं है टॉर्चर करने की, क्योंकि आपके पास अब वो कोई जरूरत नहीं है। अब वो कोई जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसा करता है पुलिस ऑफिसर तो वो समझिए तो वो कॉलोनियल एरा में जी रहा है। अब तो टेक्निकल चीजें इतनी है ना कि आपको कुछ नहीं करना, आप उसको बिठा के दिखा दीजिए कि भाई तुमने ये किया, वो सब कुछ उगल देगा। और वो झूठ क्या बोलेगा, हर जगह उसका इम्प्रिंट आएगा, टेक्निकल डिजिटल इम्प्रिंट उसका हर जगह आएगा। कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ना, सीसीटीवी में दिखेगा। जैसे मैंने बताया ना आपको, केवल एक टीवी खरीदा उसने और उससे हम लोग वहाँ तक पहुँच गए। उसमें कौन से टॉर्चर की जरूरत है आप बताइए। तो इसीलिए जो करते हैं ऑफिसर्स, नहीं करना चाहिए, एकदम गलत है। सुप्रीम कोर्ट के और कई कोर्ट्स के इसके लिए निर्णय है, और कई ऑफिसर्स इसमें उन पे कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, जेल तक गए हैं, वो अलग चीज़ है, वो एकदम अलग विषय है। मेरा ये कहना है कि अनुसंधान अगर जितना आप टेक्निकल करेंगे, जितना आप साक्ष्य जुटा के करेंगे, उतना ही आप बेहतर अनुसंधान करता होंगे, ऑफिसर होंगे, और आप कन्विक्शन भी करा पाएंगे। अदरवाइज ऐसे उगलवा लेंगे जबरदस्ती, फिर वो कोर्ट में जाके बदल जाएगा, फिर वो कोई फायदा नहीं है।
खत्म। लेकिन तो ना पुलिस क्राइम रुकेगा ना बाकी चीजें। लेकिन ये बताइए, मतलब पुलिस अधिकारी इस बात का लोड लेते हैं ज्यादातर कि भाई वो जो अनुसंधान करे उसमें सजा मिले, या उनका बहुतों का ऐसा रहता है कि भाई अपनी ड्यूटी में करके निकालो, आगे जो है देखिए हर जगह हर तरह के लोग हैं। अब आपकी मीडिया में तो सब ऐसे नहीं है ना, जैसा आप मेहनत कर रहे हैं बाकी लोग कर रहे हैं, यही है। अच्छा, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी अपनी प्रायोरिटीज क्या है और आप आप किस तरह से काम करना चाहते संजीदगी से लगे हुए हैं किसी हैं, मामले में, आप उस प्रोफेशन के प्रति कितने ईमानदार हैं। ईमानदार हैं। चलिए, ये तो बात हो गई सोशल मीडिया की, साइबर क्राइम की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बतौर पुलिस अधिकारी, जब आप सीनियर पोस्ट पे हैं, जब आप सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, अभी तो आप इसमें थे, साइबर क्राइम में थे, आप डिस्ट्रिक्ट में भी थे, अभी आरा में थे, आरा में था, गया में था। गया में था। कैसी जिंदगी होती है एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की जब वो डिस्ट्रिक्ट में होता है? कितनी व्यस्तता होती है? क्या 8 घंटे ही काम करना होता है? नहीं, काम का कोई लिमिटेशन नहीं है, ना घंटों का कोई लिमिटेशन है। अच्छा, आपको काम करने का जो रूटीन है उसका कोई तय नहीं है। हाँ, कभी भी कोई घटना होगी आपको जाना पड़ेगा, अच्छा। कभी लॉ एंड ऑर्डर होगा आपको जाना पड़ेगा, हाँ, you have to be prepared। हाँ। इसके अलावा ऑफिस वर्क भी बहुत होता है, खास तौर पे ऑफिस वर्क क्या होता है? जो एसपी के रूप में आप हैं, तो जितने केसेज हैं जिलों के, बहुत सारे ऐसे केसेज हैं जिसमें आपको ऑर्डर्स देने होते हैं, तो आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं तो कर नहीं पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंसेज होते हैं, पब्लिक के ग्रीवांसेज होते हैं। ये क्या होता है? पब्लिक का ग्रीवांसेज जब किसी का एप्लीकेशन आया, पिटीशन आया, कोई आदमी ने आवेदन दिया कि हमारा केस में गलत नाम आ गया, तो आप उसको इंक्वायर तो कराएंगे। ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स में हैं तो आपको 15-16 घंटे तो कम से कम काम करना है। 15-16 घंटे? और वो काम करने का समय कभी भी हो सकता है, रात में 2 बजे भी हो सकता है, सुबह में 7 बजे भी हो सकता है, दिन में 4 बजे भी हो सकता है। कोई दबाव भी रहता है जिले में जब आप हैं तो? देखिए ये सब चीज़ें मैंने कहा ना, ये सब बहुत ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अगर आप कानून के साथ हैं, अगर आप कानून के साथ हैं तो कोई दबाव आप पे काम नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए। ये मैं बस बोलने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये प्रैक्टिस करके हम लोगों ने देखा। ये आप अपने अनुभव से बता रहे हैं? अनुभव से बता रहा हूँ कि डील कर सकता है अधिकारी अगर वो चाहे तो, किसी करना ही है, डील करना होना चाहिए। और डील करने वाला आदमी हमेशा सुखी रहता है और जिस काम के लिए उसको रखा गया है उसके साथ जस्टिस कर पाता है। मैं देख रहा था जब आप इंटरव्यू के लिए आ रहे थे, जब इस पॉडकास्ट के लिए आ रहे थे, तो मैं आपके सोशल मीडिया चैनल खंगाल रहा था। आप वो नहीं करते हैं काला चश्मा उस्मा लगा के रील बनाना, वो फॉलोअर्स नहीं है ज्यादा आपके सोशल मीडिया पे? क्यों? बहुत लोग करते हैं, ये तो आईपीएस लोगों का एक मुझे लगता है कि पार्ट टाइम। नहीं, ये नए ऑफिसर्स में काफी तेजी से बढ़ा है। क्यों बढ़ा वाला तो इसमें कुछ फिल्मों का भी असर है, जो ज्यादा फैसिनेटेड होते हैं उसका असर है, और जो सबसे बड़ी चीज है कि कम समय में ज्यादा कुछ नाम कमाना चाहते हैं, बस ये बात है। तो ये तो मैं अभी जहाँ हूँ या इसके पहले भी जहाँ भी रहा हूँ, तो मैं अपने ऑफिसर्स जो नए ऑफिसर्स है खास तौर से उनको ये ज़रूर कहता हूँ, इन सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसका सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। आपका काम पब्लिक सर्विस है और आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं अगर किसी की सेवा कर रहे हैं। वी आर पब्लिक सर्वेंट, हमारा काम, हम सरकारी नौकर हैं। जो पब्लिक का काम है उसको करना हमारा कर्तव्य है और हमारा जिम्मेदारी है वो। और हमारा जो एनुअल जो रिपोर्ट हमारी असेसमेंट की जाती है, जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट होती है, उसका बेसिस ही वही है कि आपने कितना लोगों को काम किया, आपने अपना क्या किया। आप चश्मा पहन के घूम रहे हैं कि कहीं आप स्टाइल में घूम रहे हैं कि आप अपना कंधा गाड़ी से उतरते हुए रील बनवा रहे हैं कि नहीं, और ये सब तो उसमें उसका ये सब तो उसमें है ही नहीं। लेकिन ये बताइए, बिना नाम लिए हुए, आप कुछ अधिकारियों को तो ऐसा जानते ही होंगे जिनके साथ एक कैमरामैन भी चलता होगा, एडिटर भी होगा, क्योंकि जिस तरीके के रील्स बनते हैं, ये उनके प्रॉब्लम्स हैं, ये उनके प्रॉब्लम्स है और इनके नफा नुकसान उनको होते हैं। मेरा बस ये नुकसान भी होते हैं। नुकसान होता है, लॉन्ग रेंज में तो रन में तो नुकसान होगा। अच्छा। और एक विभाग में भी छवि बन जाती है कि भाई देखिए ये आदमी तो ऐसे शो ऑफ कर रहा है। आपके साथ रहने वाले ही लोग अगर कुछ उस तरह का काम करते हैं तो ऑब्वियस होगा। आप अगर लीक से हट के कोई ऐसा काम करते हैं जिससे लगता है कि आप खुद को प्रोपगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपका तो काम है ना वो। अगर मैं कोई जस्टिस दे रहा हूँ किसी को, पुलिस का काम जस्टिस देना नहीं लेकिन रिलीफ दे रहा हूँ अगर, तो वो आपका काम है, आपकी ड्यूटी असाइंड है, वो आपको वही काम करना है। उसमें फिर सिंघमिज्म क्या है कि सिंह हम हैं, हम और ये हैं और ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। सिंघम फिल्म आपने देखी थी? मैंने देखी तो है। कैसी लगी आपको? है रियल लाइफ? देखिए वो फिल्म है। फैमिली मैन जो फिल्म सीरीज आई थी। हाँ, फैमिली मैन में पूरी देखी है मैंने।
तो दोनों में से कौन सी फिल्म एक पुलिस अधिकारी के ज्यादा करीब है जीवन के? अगर मैं कहूँ अभी, या तो दोनों नहीं है, या तो फैमिली मैन। देखिए दोनों एक्सट्रीम पर है, अच्छा। लेकिन ज़्यादा नज़दीक फैमिली मैन के होना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, खासतौर से इन्वेस्टिगेशन का जो टेक्निक है, जो इंट्यूटिवनेस है जो पुलिस ऑफिसर को होना चाहिए, वो ज़्यादा है। इसमें फैंटेसी ज़्यादा है आपका सिंघम में। फैंटेसी तो कभी पुलिसिंग का पार्ट होना नहीं चाहिए। अच्छा। रियलिटी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पटना में भी कुछ अधिकारी थे जिनको मीडिया के लोग ही, और ये हमारे ही प्रोफेशन का है, कि वो सिंघम कहना पसंद करते थे। और मीडिया वालों से पूछिए और अधिकारियों से पूछिए, मैं अच्छा, कुछ नहीं बोल पाऊँ। जी जी, अच्छा ठीक है, आप मतलब नहीं बोलना चाह रहे। अब मुझे जरा ये बताइए कि जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने कहा कि जब जिले में आप होते हैं 15-16 घंटे आपको काम करने पड़ते हैं और तमाम चीजें होती हैं, तो जब एक आप जब पढ़ाई कर रहे थे, मैं वहां चल रहा हूँ, शुरू से पूरा शुरू करते हैं, जब आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया होगा, जब अपने करियर के चुनाव की तरफ आप जा रहे होंगे, तो कैसे आपको लगा कि इस इम्तिहान में बैठना चाहिए? उस साल कौन सा था, कैसे, थोड़ा सा, क्योंकि ये इंस्पिरेशन है जो बहुत से लड़के कर रहे होंगे। देखिए मेरा क्या है कि मैं बहुत सामान्य परिवार से आता हूँ, और मेरे पिताजी कर्मचारी थे, और हम लोग 6 भाई बहन। कर्मचारी वो जो जमीन क्लर्क नहीं, अच्छा, PWD डिपार्टमेंट। PWD, ठीक। तो हम लोग 6 भाई बहन थे, तो आप समझ सकते हैं। फिर मैं घर से पटना आया, पढ़ने आया। कौन सा साल था वो? 88-89। 88-89। उसके बाद पढ़ने आया, फिर धीरे धीरे पढ़ाई हम लोगों ने की, तो था कि हाँ सिविल सर्विसेज में जाना है। तो मैं नौकरी में बैठा। मैं MA भी कर रहा था साथ साथ। किस सब्जेक्ट से? मैंने इंग्लिश लिटरेचर में किया। अच्छा। उसमें क्या है कि थोड़ी साहित्य की रुचि होने के चलते मैं उस तरफ ज़्यादा था, लेकिन नौकरी चाहिए थी, घर में ज़रूरत थी, तो इस नौकरी में आया। और पुलिस की नौकरी के लिए ही मैं बस एलिजिबल था उस समय जब मैं बैठा था। तो एग्जाम सोच के आए थे कि हमको इसी में? नहीं, हाँ। पुलिस की नौकरी सोच के मैं नहीं आया था। अच्छा। मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में कहीं जाना चाहिए। तो मैं जिस साल एग्ज़ाम में बैठा, जिसमें मैंने कंप्लीट किया, वो मेरा पहला एग्ज़ाम था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, 96-97। अच्छा। तो उस साल 98 में वो रिजल्ट आया, और 99 जनवरी में हम लोगों ने फरवरी में ज्वाइन किया। तो उस साल मतलब पुलिस सर्विस के लिए ही मैं एलिजिबल था, क्योंकि जो BPSC में 3 साल पहले चल रहा था, बैक चल रहा था, जब मैंने फॉर्म भरा था तो मेरी उम्र 22 साल नहीं हुई थी। तो 22 साल नहीं होने के चलते पुलिस में 20 साल का मिनिमम एज चाहिए था, तो मैं बस पुलिस के लिए एलिजिबल था। मैं पुलिस में आ गया। तो मैं इसको एक्सीडेंटल मानता हूँ, लेकिन चूँकि मैं जिस प्रोफेशन में आया, तो प्रोफेशन में आने के बाद उसके जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें जो हमारी जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है, उसको निभा रहा हूँ। तो BPSC की तैयारी जो आपने की और UPSC की जो तैयारी होती है, UPSC की तैयारी आपने नहीं की, मैं ये मानता हूँ। BPSC की तैयारी कैसी होती है? मैं शुरू तो कर चुका था, UPSC की तैयारी। अच्छा, दोनों की। तो तब तक ये पहले एग्जाम हो गया और इसमें मैं पास कर गया, तो इसमें मैं चला गया। अगर इसमें मैं 1-2 बार फेल कर जाता तो मैं उधर ज़्यादा अटेम्प्ट लेता। कैसी तैयारी होती है BPSC के लिए? आपने कैसे तैयारी? देखिए मैं इंटरमीडिएट के बाद मैं लगातार ग्रुप डिस्कशन वगैरह हम लोग करते रहे, और वो करता रहा। कोचिंग हाँ मैंने की थी, एंथ्रोपोलॉजी मेरा सब्जेक्ट था, तो वो मैंने कोचिंग की थी, बाकी मैंने सेल्फ स्टडी। आजकल बहुत से UPSC BPSC की कोचिंग कराने वाले जो टीचर्स हैं, वो सोशल मीडिया पे वायरल गारंटी लेते हैं, वायरल होते रहते हैं। क्या उनको देख के क्या लगता है? यूपी वाले भी हैं, ये सब होते रहते हैं। ये सब बस वही है, सिंघम वाला मामला उधर भी चल रहा है। अच्छा, उधर भी चल रहा है, कोचिंग में भी चल रहा है। ये चल रहा है। चलिए, आप BPSC करके जब आ गए, सर्विस में आ गए, मेरी जो आपसे पहली मुलाकात हुई थी वो 2010 के आसपास का समय था। बिहार में अभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन उस समय वो क्रेज उनका अलग था। आज उनकी स्थिति थोड़ी बदल गई है। आप सुरक्षाकर्मी के तौर पे तैनात थे मुख्यमंत्री जी के साथ, जो हमारी पहली भेंट और जो टकराव हमारे शुरुआती हुए थे, वो काम कैसा होता है? आपने मुख्यमंत्री के साथ जब सुरक्षा के तौर पे आप थे, क्या जिम्मेदारी होती है? सबसे पहले आप लोगों की क्या जिम्मेदारी होती है? किस चीज को आप लोग टारगेट करते हैं? उसमें दोनों चीजें हैं। VIP सिक्योरिटी में आपको प्रोटोकॉल भी मेंटेन करना, साथ साथ उनकी सिक्योरिटी भी देखनी है। प्रोटोकॉल बोले तो? प्रोटोकॉल में जैसे कोई भी पॉलिटिशियन है जिसके साथ आप डिप्यूटेड हैं, उनका प्रोटोकॉल का ग्रेड क्या है, कितनी उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से सिक्योरिटी का पूरा लेयर होना चाहिए। तो ये हो गया सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। दूसरा है कि उनको लोगों से भी मिलना है, पब्लिक के साथ भी मिलना है। तो ये दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना पड़ता है।
तो बहुत सेंसिबिलिटी के काम है, बहुत सीरियस काम है, और जो जिम्मेदारी मिलती है वो एक्सेस कहाँ तक रहता है सुरक्षा कर्मियों का मुख्यमंत्री के साथ? जब मान लीजिए कि वो शाम में अपना सारा काम खत्म करके घर चले गए, हमारा काम आप लोग कहाँ रहते हैं? सिक्योरिटी देना है, और वो सिक्योरिटी तब तक जब तक कि वो चाहे, जहाँ तक अब वो पर्सनल ये में जा रहे हैं तो वो घर में जा रहे हैं, तो फिर घर में तो बाकी जो लेयर्स है मैंने बताया आपको प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है, उसमें मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा बताना भी नहीं चाहिए। लेकिन ये जैसे कि एक चीज और मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आप बीपीएससी से हैं, और एक विवाद रहा कई बार स्टेट में, ये देखने को मिलता है, मुझे नहीं पता आप उसमें कितना बता पाएंगे, यूपीएससी वर्सेज मतलब आईपीएस, यूपीएससी वर्सेज बीपीएससी, या फिर बाकी दूसरे स्टेट का, स्टेट सर्विस का, और जो कि यूनियन से जाते हैं अधिकारी, इसको लेकर कभी आपने कुछ नोटिस किया? कभी आपने देखा, समझा कुछ? ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता है कि ये सब सिर्फ गपबाजी है? ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बहुत सारी चीज़ें पुलिस में जो है ना चलता रहता है, हर प्रोफेशन में ऐसा चलता है, आपके भी बहुत सारी कहानियां चलती हैं, मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। ऐसा फील नहीं हुआ। तो ये अब हम लोग आखिरी बातचीत के आखिरी चरण में बढ़ रहे हैं। बिहार में तो वैसे भी जाति का बड़ा बोलबाला है, कहते हैं कि अब बिहार में गए तो कदम रखेंगे तो पहले लोग पूरा नाम पूछते हैं, फिर उसके आगे देखते हैं तमाम चीजें। सर्विसेज में क्या मामला है? बिहार पुलिस में पहले तो मेरे पिताजी पुलिस में थे, मुझे पता है पुलिस लाइन में जातियों के चूल्हे बने होते थे, तमाम चीजें होती थी। अधिकारियों के स्तर पे चीजें कैसी होती है? देखिए अब वो चीज़ें खत्म हो रही हैं तेजी से। सही में खत्म हो रही है? खत्म हो या रही है कैमरे की तेजी वजह से से? कह रहे हैं? नहीं, कुछ कैमरे की, मैं तो समझ भी नहीं रहा कि कैमरे में हम लोग बात कर रहे हैं। वो चीज़ें बहुत तेजी से टूट रही हैं। इसके पीछे कारण ये है कि अब बहुत सारे इंटरकास्ट मैरिजेज शुरू हो गए हैं, पुलिस कर्मियों के अपने, मैंने भी कुछ इंटरकास्ट मैरिज किया, तो ये सब चल रहा है। तो ये सोसाइटी जिस तरह से ओपन अप होती है ना, तो ये सारी चीज़ें कम होती जाती हैं। चूल्हे अब ख़त्म हो गए हैं, कहीं भी पुलिस लाइन में उस तरह का माहौल नहीं है, क्योंकि अब बहुत, एक तो अब आप इसको ये से भी समझ सकते हैं कि समय के साथ, चूँकि अब मिनिमम इंटरमीडिएट पास लोग होने चाहिए, तो जो कि कॉलेज में पढ़ के लड़का आता है, लड़की आती है, सब ग्रेजुएशन वाले एवरेज आते हैं, तो वो तो 5 साल मिक्सअप रहते हैं ना लोगों के साथ। ऐसा उस सोसाइटी में होता है जो सोसाइटी एलिनिएटेड होती है, गांव में निकला, दौड़ किया, दौड़ करके आ गया, तो उसके अंदर वो सेमी फ्यूडल या इस तरह की चीज़ें हैं जो पुरानी जिंक्स हैं, वो सारे जिंक्स जो हैं वो रहती हैं। अब वो धीरे धीरे टूट रहा है, दायरा बहुत तेज़ी से टूट रहा है। अच्छा, वो खत्म हो रहा है। पिछले दिनों एक विवाद आपसे जुड़ा हुआ छोटा सा आया था, मुझे लगता है कि उस पर भी लास्ट में मैं अब उस पर कोई बोलना नहीं चाहता, सोशल मीडिया पोस्ट वाला आप नहीं, समझ वो गए? कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहता। बात नहीं। चलिए, ये जॉब में होने के और जॉब में होने के दौरान की अपनी सीमाएं होती हैं, लेकिन एक चीज बस लास्ट में कि एक आईपीएस अधिकारी के तौर पे, ये पुलिस अधिकारी के तौर पे ये ज्यादा कहना जरूरी होगा, एक सख्त छवि होती है आपकी। मैं आपके ऑफिस में भी आया था, अभी आप जितने अच्छे से बात कर रहे हैं, मैंने देखा था ऑफिस में आपकी एक छवि अलग होती है। क्या वो रखना पड़ता है? क्या वो जरूरी है? कोई जरूरी उसके बिना नहीं। काम देखिए, नहीं ऐसा चलेगा। क्या है, कई बार आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है। अच्छा। मूलतः छवि सख्त नहीं होनी चाहिए, मूलतः आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए कि आपका जो कोऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिले। मेरी कोशिश यही होती भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि चीज़ों को कराने के लिए आपको कई बार सख्त होना पड़ता है। तो कुछ लोगों की फितरत में ऐसा होता है कि आप उसके साथ अगर सख्ती ना करें तो वो करेंगे नहीं, लेकिन जो ह्यूमन एंगल है वो बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी प्रोफेशन का। और अब इतने सालों की नौकरी के बाद अगर हम, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं है जो बहुत कंट्रोवर्शियल या कोई इसके चलते मुझे परेशानी उठानी पड़ी, मैं मानता हूँ कि ज़्यादातर समय मैं सख्त नहीं रहता हूँ, इसलिए ठीक है, वरना एक रेपुटेशन और एक बाकी चीज़ें जो है वो आपके साथ साथ चलती हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह के प्रोफेशन में हैं उसमें तो आपकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं है, सब चीज़ पब्लिक है। कमांडो ट्रेनिंग भी की थी आपने? हाँ, मैंने कमांडो ट्रेनिंग थी, थोड़ा सा बताइए उसका, कैसे कमांडो ट्रेनिंग होती है? हम लोग तो फिल्मों में ही देखते हैं। एंटी एक्सट्रीमिस्ट कोर्स किया था, 3 महीने की ट्रेनिंग थी, और जो फिल्मों में आपने देखा मैंने वो सब कुछ किया हुआ है। अच्छा, वो रस्सी से कूदना और वो सब कितने महीने का होता है? हुआ था कोर्स? 3 महीने का होता है। और कितने घंटे डेली? 13-14 घंटे। 13-14 घंटे? थोड़ा डिटेल में बताइए उसका। तो सुबह 4 बजे से शुरू होता था, कभी कभी रात में एक्सरसाइजेज 2-2 बजे रात तक चलती थी। वो एकदम अलग है, दुनिया ही अलग है। आपने प्रहार फिल्म देखी होगी, तो इस तरह की चीजें हैं।
तो वो ज़्यादा रियलिटी के नज़दीक है वो फिल्म। अच्छा, वो उससे रियलिटी से नजदीक है, दर्शकों को समझने में मदद मिलेगी। लेकिन ये बताइए कि कमांडो ट्रेनिंग करके वो ट्रेनिंग जो आपने की, उसका आपको अभी जो आप कर रहे हैं पुलिस में होते हुए, उसका कुछ फायदा मिलता है? पुलिस में देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे करनी होती हैं कि हो सकता है आपको बाद में कोई काम नहीं पड़े। जैसे अब बेसिक ट्रेनिंग को लेकर बात होती है कि आखिर हम जो ऑफिसर्स ग्रेड में खास तौर से कि उसका बाद में क्या इस्तेमाल है। क्या बेसिक ट्रेनिंग में होता है? बेसिक ट्रेनिंग में जैसे आपको ड्रिल करना है, आपको दौड़ना है, तो ऑफिसर्स के रूप में आपको साथ, लेकिन अगर इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप करेंगे ना। एक आम आदमी से एक्सपेक्टेशन नहीं होगा कि वो 10 किलोमीटर दौड़ जाए, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर से होगा कि वो किसी क्रिमिनल को दौड़ाना हो या कहीं जाना हो तो वो दौड़े। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। हो सकता है आपको जीवन में बस एक बार उसका मौका मिले या ना मिले। अब आपको जब हथियार चलाना सिखाया जाता है तो कई लोग ऐसे हैं जो पूरे जीवन में अपने कभी हथियार नहीं चला पाते उसके। इसका क्या मतलब? आपने कौन कौन सा हथियार चलाया ट्रेनिंग में या उसमें? कमांडो ट्रेनिंग में तो सारा हथियार चलाया। बताइए ना कौन कौन से। अब वो छोड़िए। ये उतना फैंटेसाइज नहीं करना चाहता मैं चीजों को। नहीं बताना चाहता। तो इसके अलावा, पुलिसिंग के अलावा, जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप अपने गांव में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो एक पुस्तकालय भी चलाते हैं। हाँ, मैं अपने पिताजी के नाम उसके बारे में बताइए, क्या मैंने पुस्तकालय चलाते हैं, कैसे आपने शुरू किया, क्या हुआ? हाँ, मैं 2.5 साल से मैं अपने गांव में किताब पुस्तकालय चला रहा हूँ। और उसमें हमारा गांव जो है वो रोहतास जिले में है, रोहतास जिले में नोखा के पास। और हमारा गांव पहले से पढ़ा लिखा गांव है, लेकिन आसपास के गांव और गांव के अपनी ज़रूरत के हिसाब से मेरे गांव में कोई रहता नहीं है हमारे परिवार का, सब लोग बाहर नौकरी करते हैं। तो पिताजी के नाम पर, पिताजी की याद में हम लोगों ने वहाँ एक लाइब्रेरी शुरू किया है, जहाँ 2-3 अखबार आते हैं, कंपटीशन की बुक है और बाकी साहित्य की और बाकी चीज़ें जो अलग अलग कोर्सेज की होती हैं वो हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक स्टडी सर्कल बना दिया है। एक टेबल है, 7-8 कुर्सियाँ हैं, लड़के आके पढ़ते हैं। अभी जो बिहार में बहालियाँ हुई उसमें मेरे यहाँ पढ़ने वाले 5 लड़कों ने किया भी है कंप्लीट। कौन सी बहाली? टीचर वाली बहाली। टीचर वाली जो तो ये तो 2.5 लाख वाली बहाली। 2.5 लाख वाली। तो उसमें ये एक थोड़ा इंस्पायरिंग होता है, संतुष्टि मिलती है कि चलो मैंने कुछ किया। करीब 2,500-3 हज़ार किताबें हम लोगों ने वहाँ रखा। कैसे आपने इनिशिएट किया? इसके लिए कहीं से फंड लिया आपने? क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे। मैंने फंड नहीं लिया, मेरे पास किताबें बहुत हैं। शुरू मेरी आदत है, मैं हर महीने अपनी नौकरी का 1,000 रुपये निकालता हूँ किताबों के लिए। अच्छा, हर महीने में 1,000। ये आपने तय कर रखा है? हाँ, पिछले 5 साल से तो लगातार हर महीने अमेज़न पे मैं ऑर्डर करता हूँ 1,000 रुपये। तो बहुत सारी किताबें जो पढ़ ली मैंने वहाँ लाइब्रेरी में दे दी। और बहुत सारी किताबें लोगों ने भी मुझे डोनेट की। अच्छा, जब आपने ये बताया कि आप ऐसा कुछ शुरू और अभी भी लोग डोनेट कर रहे हैं। अब हम आगे ये प्लान कर रहे हैं कि पिताजी के नाम पर एक आगे भी ये किया जाए। और हम लोग जो ग्रामीण इलाकों में, खास तौर से शहरों में नहीं, गाँवों में अगर कोई अपनी लाइब्रेरी शुरू करना चाहता है तो उसको हम 400-500 किताबें अपनी तरफ, अभी हमारे पास 2-2.5 हज़ार किताबों का और स्टॉक हो गया है। तो अगर अभी चाहें तो 3-4 लाइब्रेरी को हम लोग अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लोग देख रहे होंगे और वो कोशिश करेंगे आप तक पहुंचने की, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच सकते हैं। तो वो हमने 1-2 बार लोगों से ये भी किया और कई लोगों ने किताबें हमको भेजी। अच्छा, पुरानी किताबें, हम पुरानी किताबें मांगते हैं, कुछ नई किताबें भी कुछ लोगों ने खरीद के दी हैं, सबका स्वागत है। और हमारे पास करीब 2,000 किताबें थीं, हम लोगों ने उससे शुरू किया। पुरानी साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग का पूरा वॉल्यूम लोगों ने हमको दिया है। 77 से लेकर 83 तक का पूरा वॉल्यूम है, सब गाँव में रखा है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होगा, हिंद पॉकेट बुक्स में उस समय 1.25 रुपये की किताबें, वैसे 400 किताबें हमारे पास हैं पुराने समय की। कृष्णचंद्र, जसपाल, सबकी 1 रुपये 10 आने वाली किताबें जो हैं वो सारी किताबें हैं। तो मैं उसका कलेक्शन कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश ये है कि अपने गांव की लाइब्रेरी तो अब हमारी एक जगह पे आ गई है और कई लोगों ने जाकर उसको देखा भी था और उस पर लिखा भी है, तो एक संतुष्टि होती है। और भी बाकी कहीं भी अगर गाँव में कार्य करना चाहता है तो हम लोग मदद करेंगे किताबों के मामले में। क्योंकि लोगों ने मुझे कंट्रीब्यूट किया तो आखिर वो किसी को पढ़ना चाहिए ना, सोसाइटी का वो तो सबका, लोगों का है ना, हमारा तो है नहीं। और हमारे गांव में जितनी जरूरत थी उतनी मैंने दी है, जब जरूरत पड़ेगी तो और देंगे। लेकिन जो बाकी और भी किताबें हैं या जो अभी किताबें इस बीच में हम लोगों ने पढ़ी हैं, वो किताबें भी हम डोनेट करना चाहते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और लोकमत हिंदी से लगभग 1 घंटे का समय निकाल करके बातचीत करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।